जो इंडिया का चैनल है, वो इस तरीके से उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि इमरान खान ने कोई चीज़ फतह कर ली हो, कोई माल फतह कर लिया हो, ठीक है। उनकी खुशी पूरे ही नहीं समा रही थी, उनकी खुशी की कोई याद ही नहीं थी कि वो कितना खुश थे कि हमने बेसिकली ये इंडिया और इसराइल और अमेरिका तीनों का काम है। ये इमरान खान एक उन्होंने आगे लॉन्च किया हुआ है कि किसी तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना है। बेसिकली ये सारा काम अमेरिका और इसराइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पूरे इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमिक पावर है। ये कहूँगा इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। आप बलूचिस्तान को देख लें, बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। कुलभूषण को देख लें, इंडिया में बैठे हुए एक रा के एक ऑफिसर ने कहा था कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान को अगर आपने डिस्टेबलाइज़ करना है तो बड़ी आसान हाल है कि एक आप वहाँ पे फिरका वारियत को हवा दे दें। तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा, बीइंग अ पाकिस्तानी में। और आप कश्मीर के अंदर मौजूद और एक मुतनाज़ा एरिया है, तो आप बताएं, आपसे बेहतर तो फ़ौज को कोई नहीं समझ सकता जी। देखे जी, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम हमें खिराद अक़ीदत पेश करना चाहिए अपनी फ़ौज को, क्योंकि आप देखें जो सिविल लोग थे, जो इमरान खान के जो कारकुन थे, उन्होंने डायरेक्ट फ़ौज को निशाना बनाया, क्योंकि फ़ौज एक किसी भी मुल्क की जो फ़ौज होती है वो मसला होती है। अगर फ़ौज अगर जवाबी कार्रवाई करती तो वहाँ पर कत्ल गारत करी हो जाती, बहुत खुरनेज़ी होती। मानते हैं फ़ौज से माजी में गलतियाँ हुई हैं, ये बात काबिल कबूल है, लेकिन इसके लिए हम कोई नई फ़ौज या हायर नहीं कर सकते। बस इसी फ़ौज को हमने जमहूरी बनाना होगा, इसी में से जमहूरी हमायत के लोग निकालने होंगे। इसी वजह बड़े ही एवरेज तैयारे के साथ जो है इंडिया के बड़े ही 5 तैयारे गिराए, ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और दूसरा ये है कि शोधा जो हैं, शोधा बेसिकली उनका जो खून है उसी की वजह से ये अमन और अमान है, और हम लोग जो चैन की नींद सोते हैं। और जो कौमें अपनी शोधा की इज़्ज़त नहीं करती वो निस्तो नबूद हो जाती हैं। तो इंडिया ने 1 मिनट नहीं लिखाना था, क्योंकि इंडिया एक एटमी पावर भी है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है। उसका मुकाबला भी ज़्यादा है जी, उनकी फ़ौज भी तकरीबन 36 लाख के करीब है। जो इंडिया है वो क्या आपको लगता है कि इंडिया की चाल हो सकती है? क्योंकि देखे ना, उसने जब से ये हमारा मुल्क इन झगड़ों में उलझा हुआ है, तो उसने देखे आर्टिकल भी रिवोक किए, उसके बाद उसने एकदम से G20 मीटिंग बुला ली। और आज जैसे समझा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी, इस हम कश्मीर के अंदर मौजूद है, तो हमारे साथ कुछ एडवोकेट भाई हैं, हम इनसे पूछेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इमरान खान और जो फ़ौज के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं उसके ऊपर है। तो हम भाइयों से पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सलाउद्दीन इब्रार एडवोकेट। आपका नाम भाईजान? इखलाक सगीर एडवोकेट। आपका नाम? राजेश शहजाद। आप भी एडवोकेट? नहीं, मैं एडवोकेट। अच्छा, टॉपिक आज का ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है इख्तलाफात फ़ौज के और इमरान खान के, उसके मुतल्लक़ आपको जो आइडिया है वो बताएं जी। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली फ़ौज के साथ तो किसी का इख्तलाफ नहीं है। देखा जाए इमरान खान साहब ने पहले ये बात बोली जी कि मेरी हुकूमत को, पीछे से अमेरिका ने इनको आर्डर जारी किया, इन्होंने मेरी हुकूमत को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक हो गया। उन्होंने पूरा एक सिनेरियो बनाया फ़ौज के ख़िलाफ़। फिर दोबारा जब अभी ये 9 मई वाला वाक़या हुआ है, जब ये इमरान खान के कारकुनों ने, ठीक है, मुल्क में नारकी पैदा की, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव किया, फ़ौज के इदारों के ऊपर हमला किया, कोर कमांडर हाउस में उन्होंने तोड़ फोड़ की और वहाँ से उसके चीज़ें चोरी की और चीज़ें चुरा के ले चले गए। उसके बाद जब इमरान खान के ऊपर प्रेशर पड़ा, क्योंकि इस चीज़ को पाकिस्तान की अवाम ने भी बहुत नापसंद किया और हुक्मरानों ने भी बहुत नापसंद किया, तो जब इमरान खान साहब ने ये देखा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो अभी उनके पीछे कल या परसों मेरे ख्याल में एक ऑडियो लीक हुई है, तो अमेरिका से ही मदद मांग रहे थे कि सेव मी, हेल्प मी, ठीक है, मुझे बचाएं इनसे, क्योंकि मुझे मेरी जान को खतरा है। देखें जी, हमने हमेशा अपने मुल्क को सेव करने की कोशिश की है, और हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनको तो उनकी तो मीडिया ने और उनकी प्रोपोगंडा किया, और उनको तो एक खुशी का समा ही नहीं था कि इनकी जो आवाम है अपनी फ़ौज के साथ ही लड़के। और आप कश्मीर के अंदर मौजूद और एक मुतनाज़ा एरिया है, तो आप बताएं, आपसे बेहतर तो फ़ौज को कोई नहीं समझ सकता जी। देखे जी, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम हमें खिराद अक़ीदत पेश करना चाहिए अपनी फ़ौज को, क्योंकि आप देखें जो सिविल लोग थे, जो इमरान खान के जो कारकुन थे, उन्होंने डायरेक्ट फ़ौज को निशाना बनाया, क्योंकि फ़ौज एक किसी भी मुल्क की जो फ़ौज होती है वो मसला होती है। अगर फ़ौज अगर जवाबी कार्रवाई करती तो वहाँ पर कत्ल गारत करी हो जाती, बहुत खुरनेज़ी होती, लेकिन फ़ौज ने इस चीज़ से डिनाई किया, बड़ा अपने आप को रोक के रखा और बड़े तमल का मुजाहरा किया। मैं इस बात पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को और अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने ही मुल्क के बशिंदगान की जानी नुकसान को भी बचाया और माली नुकसान को भी। अच्छा, मैं भाईजान आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप एडवोकेट हैं और पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि लॉ के अंदर ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं कानून के। आपने दुनिया के अंदर कहीं ऐसा देखा कि किसी अवाम ने अपनी फ़ौज के ऊपर हाथ उठाया? अगर हम मिसाल लें, सीरिया की मिसाल लें, इराक़ की मिसाल लें, फ़लस्तीन की मिसाल लें, जिन्होंने अपने मुहाफ़ज़ों पे हाथ उठाया और आज उनका क्या हाल हो रहा है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है, आप इराक़ को ले लें, मेंबर कज़ाफ़ी साहब को ले लें, सदाम साहब को ले लें,
मुल्क में मानते हैं वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने एक पुरअमन और पीस कायम रखा था। जैसे ही उन्हें सिविल वार की तरफ गए तो उनके मुल्क के आज क्या हाल है, वो अमेरिका और इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी इंड से इंड बजा दी। इसी तरह हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सिविल वार का मुल्क किसी सूरत में मुतम्मल नहीं हो सकता। तो ये जो इमरान खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बगावत पैदा की, अवाम के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ आपने तकरीबन 25-30 जलसे किए, इश्तिहाल दिलाया, आर्मी चीफ़ का फैसल नसीर का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जी ये मैं साजिश कर रहे हैं। जब ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिससे कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अदम एतमाद के बाद पहले वज़ीर-ए-आज़म, आज से पहले किसी डिक्टेटर ने हटाया, जिस तरह भी हटाया कानूनी तरीके से हटाने के बाद इसने मुख्तलिफ हथकंडे सिविल वार की तरफ मुल्क को धकेल दिया। इसमें हमारी प्रोफेशनल आर्मी ने बड़े मुतम्मल और सब्र का मुजाहरा करते हुए मामलात को कंट्रोल किया है। मैं इसमें यही कहूँगा, देखिए जी हम फ़ौज मुल्क के लिए नाकाबिल तस्खीर है, फ़ौज के साथ कोई मुल्क नहीं चल सकता। इसमें यह है कि मानते हैं फ़ौज से माजी में गलतियाँ हुई हैं, ये बात काबिल कबूल है, लेकिन इसके लिए हम कोई नई फ़ौज या हायर नहीं कर सकते। बस इसी फ़ौज को हमने जमहूरी बनाना होगा, इसी में से जमहूरी हमायत के लोग निकालने होंगे। इसी वजह से मैं खराज अक़ीदत पेश कर दूँ अपनी जुमला जो हमारी अस्करी क़यादत है उसने जिस सब्र के साथ ना अवाम के ऊपर शूट किया या सीधे फायर नहीं किए और इस मामलात को भी कंट्रोल किया, और ये जो साने हुए इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और एक बात, इमरान खान साहब ने साने के बाद भी मजम्मत नहीं की, उन्होंने बिल्कुल मजम्मत नहीं, बल्कि डिठाई से इसको डिफेंड करते रहे। हत्ता कि वो आज भी कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया इससे भी किसी एक शख्स के होने या न होने से रियासत को फ़र्क नहीं पड़ता, एक अदारे के न होने से अदारे की मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आप ये कह दें कि मैं इन्हें लेटा दूँगा, इनकलाब बर्पा कर दूँगा, ये आपको वक्ती पॉपुलैरिटी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों या फंडिंग के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लेकिन मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। इसके लिए हमें इसी फ़ौज को जमहूरी बनाना होगा, इसी तरक्की अमल को आगे चलाना होगा। जी अच्छा, मुझे आप बताएं, आप कश्मीर से हैं जी बेसिकली? जी बेसिक कश्मीर से। आप बताएं जी, कश्मीर के अंदर इस टाइम फ़ौज हिफाजत करती है कश्मीर की, तो आप बताएं कि अगर हमारी फ़ौज ना होती तो इंडिया को 5 मिनट नहीं लगने थे इस कश्मीर को भी हड़प करते हुए, जैसे उसने उस कश्मीर के ऊपर आर्टिकल हटा दिए। और देखें जी, सबसे पहले तो हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है फ़लस्तीन की, उनकी अपनी फ़ौज नहीं है। तो देखें इसराइल उनके ऊपर क्या मज़ालिम डाल रहा है, अमेरिका उनके साथ मिल के। अगर खुदा न खास्ता हमारी मसल्ह अफवाज ना होती तो इंडिया ने 1 मिनट नहीं लिखाना था, क्योंकि इंडिया एक एटमी पावर भी है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है। उसका मुकाबला भी ज़्यादा है जी, उनकी फ़ौज भी तकरीबन 36 लाख के करीब है, ठीक है। उनका मुकाबला हमारी जो 11 लाख की आर्मी है, हमारी जो पाक फ़ौज है, ये कर रही है। तो मेरे यही कहना चाहता हूँ अपने अवाम से और ख़ास करके यंगस्टर से कि आप इमरान खान साहब की बहकावे में ना आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब प्री प्लान एक युद्धी एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। मैं उनको एक युद्धी एजेंट करार देता हूँ, बल्कि कहता हूँ कि वो युद्धी एजेंट हैं, क्योंकि मैं देख रहा था जब 9 मई को ये वाक़या हुआ तो मैं देख रहा था TV9 जो इंडिया का चैनल है, वो इस तरीके से उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि इमरान खान ने कोई चीज़ फतह कर ली हो, कोई माल फतह कर लिया हो, ठीक है। उनकी खुशी पूरे ही नहीं समा रही थी, उनकी खुशी की कोई याद ही नहीं थी कि वो कितना खुश थे कि हमने बेसिकली ये इंडिया और इसराइल और अमेरिका तीनों का काम है। ये इमरान खान एक उन्होंने आगे लॉन्च किया हुआ है कि किसी तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना है। बेसिकली ये सारा काम अमेरिका और इसराइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पूरे इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमी पावर है। तो वो इसी तरह क्योंकि IMF से भी अभी मामलात हमारे चल रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब ने कर्जा लिया हुआ है, इतना कर्जा 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने लिया जितना इमरान खान की गवर्नमेंट 4 सालों में जितना कर्जा लिया, और पता भी नहीं चला कि वो पैसे इन्होंने लगाए किधर, सवाए एक काम के इमरान खान के सेहत कार्ड के, वो भी नवाज शरीफ सेहत कार्ड था, बेनज़ीर सेहत कार्ड, उसी को उन्होंने नाश करके बाकी कुछ पता नहीं उस पैसे का वो किधर लगाए, ठीक है। उधर पहले आपको यहाँ पे मिला है सेहत कार्ड, मुझे ये बताएं? बाद लोगों को मिला है, बाद को नहीं मिला है, ठीक है। जो अहल थे उनको मिला है, लेकिन बाद लोगों को नहीं मिला। तो इस हवाले से मैं ये बोलना चाहता हूँ इमरान खान साहब को, खदारा आप इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क की सूरत हाल को देखें। आपकी सियासत सब लोग समझ चुके हैं, जो बाशऊर लोग हैं, अभी जो थोड़े बहुत यंगस्टर हैं जो जज्बाती हैं वो इनको मामलात नहीं समझ रहे, लेकिन अब जो सिनेरियो बना हुआ है सामने खुल के चीज़ें आ रही हैं, इमरान खान सारों के सामने इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नंगे होंगे। चलें, मैं आपसे क्वेश्चन करके बात ख़त्म करता हूँ। कश्मीर से हैं जी आप? जी बिल्कुल कश्मीर से। आप मुझे ये बताएं, खान साहब ने 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की है, उन्होंने आपके लिए क्या किया? 75 साल से आपकी हिफाजत तो फ़ौज कर रही है ना? जी
اچھا کشمیر کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جتنا نقصان عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوا ہے اتنا آپ ماضی میں دیکھیں آپ کو نہیں ملے گا. اچھا بیسیکلی آج جو میری جو دل کی آواز ہے میں یہ کہوں گا کہ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو گزشتہ دنوں یوم تکریم شہداء کے حوالے سے ہی منایا گیا ہے دن. اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو وہی 9 مئی کا واقعہ ہے جس میں ایم عالم جو تھے جنہوں نے اس وقت بھی آپ دیکھیں ان کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے کہ انہوں نے ایک بڑے ہی ایوریج طیارے کے ساتھ جو ہے انڈیا کے بڑے ہی 5 طیارے گرائے. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شہداء جو ہیں شہداء بیسیکلی ان کا جو خون ہے اسی کی وجہ سے یہ امن اور امان ہے اور ہم لوگ جو چین کی نیند سوتے ہیں. اور جو قومیں اپنی شہداء کی عزت نہیں کرتی وہ نست و نبود ہو جاتی ہیں. تکریم شہداء پہ اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اور ادراک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ تم انسان ہو. تو ان کی جو تکریم ہے اس پہ قرآن مجید نے بڑا واضح کر دیا. اور اس پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اوپر بھی یہ لازم اور مظلوم ہے کہ ہم اپنے شہداء کی عزت کریں. تو یہ جو 9 مئی میں جو ہوا یہ بلیک ڈے کے طور پہ منایا جائے گا اور منانا چاہیے. غم و غصے سے زیادہ جو ہے اس وقت لوگوں کو دکھ ہوا ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں لانچ کی گئی ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, جو اینٹی اسلامک فورسز ہیں, بیسیکلی جو پاکستان ہے اس وقت آپ اس کو دیکھیں یہ اسلامک ورلڈ میں جو ہے ایک واحد ایٹمی قوت ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک ہے جو اغیار کو یا اینٹی اسلامک فورسز یہود و نصارہ کہہ لیں ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, کیونکہ یہی وہ دیوار ہے جو مطلب ان کے لیے آگے آ جاتی ہے جب بھی وہ کوئی ایسے اپنے ریفارمز کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے اسلام کو نقصان ہو. تو یہی وہ ملک ہے جو ان کے سامنے آ جاتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بڑا ہی نہایت افسوسناک عمل تھا. میں آپ سے ایک کویسچن اور پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے آخر اس کے پیچھے کون ہے کہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ مختلف جھگڑوں کے اندر الجھایا جا رہا ہے, اور جو انڈیا ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی چال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اس نے جب سے یہ ہمارا ملک ان جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے تو اس نے دیکھے آرٹیکل بھی ریووک کیے, اس کے بعد اس نے ایک دم سے G20 میٹنگ بلا لی اور کشمیر کو ہڑپ کرنے کے چکروں کے اندر ہے کہ کشمیر کو اپنا حصہ مانا, حالانکہ وہ متنازع ایریا دنیا نے مانا بھی ہے. تو اس کے اوپر کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی بھی سازش ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل, ڈیفینیٹلی انڈیا کی سازش ہے. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس کے بعد جو تقسیم ہوئی تھی جس میں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اس سے آنورڈ آپ دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ انڈیا نے تو یہی کہا تھا یہ کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے, پاکستان نے تو قائم ہی نہیں ہونا. اور جب فوجی اثاثے جو تھے فوجی اثاثوں پہ جب بات کی گئی کہ پاکستان نے کہا کہ ہمیں اپنا حصہ دیں تو ماؤنٹ بیٹن نے تہذیب کے ساتھ مطلب دوسرے لفظوں میں طنزاً اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو خیمہ ہے جس نے کل اکھڑ جانا ہے. تو میں یہ کہوں گا اس میں انڈیا انوالو ہے. آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, بلوچستان میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے. کلبھوشن کو دیکھ لیں, انڈیا میں بیٹھے ہوئے ایک آفیسر نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کو اگر آپ نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے تو بڑی آسان حال ہے کہ ایک آپ وہاں پہ فرقہ واریت کو ہوا دے دیں. تو میں ڈیفینیٹلی یہی کہوں گا بینگ اے پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ہی انڈیا اس میں ہے. اور انڈیا کے پیچھے جو اس کا باپ ہے, انڈیا بیسیکلی ناجائز اولاد ہے اسرائیل کی, وہ کشمیر میں وہی کچھ کر رہا ہے جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں وہی مائنڈ سیٹ ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور چلیں جی, پاکستان زندہ باد جی, کشمیر زندہ باد اور پاکستانی آرمی زندہ باد. شکریہ, تاکہ احمد زندہ باد.